वेनसांग। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग का जन्म 600 ईसा में कन्फ्यूशियस धर्म के मानने वाले एक परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और उसने भिक्षु बनकर इस धर्म का भलीभांति अध्ययन करने का संकल्प किया। 20 वर्ष की आयु में भिक्षु बन गया। चीन के विभिन्न शहरों में जाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगा। चीन में जो कुछ सीखा जा सकता था उसने सब सीख लिया, किंतु चीनी भाषा में अनुदित बौद्ध ग्रंथों से उसकी ज्ञान पिपासा शांत हुई। अतः उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अनुशीलन करे, उन पवित्र तीर्थ स्थानों का भी दर्शन करे जिनसे भगवान बुद्ध और प्रमुख शिष्यों का संबंध है। सभी प्रकार की तैयारी करने के बाद 29 वर्ष की आयु में सन 629 ईस्वी में उसने अपने 2 साथियों के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया। वेनसांग तुर्फान, ताशकंद, समरकंद और काबुल होता हुआ भारत आया। चीन में भारत पहुंचने में उसे 1 वर्ष का समय लग गया। मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हुई। वेनसांग के शिष्यों के साथ ही उन कठिनाइयों को सहन नहीं कर सके और वे स्वदेश लौट गया था। वेनसांग अकेला भारत पहुंचा। हिंदुकुश पर्वतमाला पार कर उसने कपिस की राजधानी श्लोका नामक विहार में चतुर्मास्य व्यतीत किया। वहाँ से वे कश्मीर पहुँच गया। वहाँ 2 वर्ष रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कश्मीर से पंजाब, थानेश्वर होता हुआ कन्नौज पहुँचा, जहाँ सम्राट हर्षवर्धन से उसका परिचय हुआ। कन्नौज से वह अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, वाराणसी होता हुआ मगध पहुंचा। पिछले दिनों की अव्यवस्था अशांति के कारण पाटलिपुत्र का वैभव क्षीण हो चुका था। अतः वेनसांग ने पाटलिपुत्र में अधिक दिन तक नहीं ठहरा और वहां से प्रसिद्ध स्तूपों और विहारों का दर्शन कर बोधि वृक्ष के दर्शनों के लिए गया। वेनसांग ने बोधि वृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार संतोष प्राप्त किया जहां भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ। यहाँ से वेनसांग नालंदा गया, जहाँ कुछ समय रहकर बौद्ध धर्म के विविध ग्रंथों का भलीभांति अनुशीलन किया। नालंदा से मुंगेर, चंपा, राजमहल, कर्ण, स्वर्ण आदि होता हुआ दक्षिण भारत की ओर मुड़ा। उड़ीसा व दक्षिण कौशल होता हुआ शून्य कटक पहुंचा, जहां अमरावती के विहार में कई महीनों तक रहा। अमरावती से वह कांची, महाराष्ट्र, सिंध, मुल्तान होता हुआ पुनः नालंदा पहुंचा। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे उन सभी का इस बार भलीभांति अनुशीलन किया। इसके पश्चात आसाम के राजा भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर आसाम गया, जहाँ भास्कर वर्मन ने बौद्ध विद्वान का आदर सत्कार किया। इस समय हर्षवर्धन बंगाल में था। जब उसे मालूम हुआ कि वेनसांग आसाम में ठहरा हो तो उसने भास्कर वर्मन को आदेश देकर हुए वेनसांग को लेकर कन्नौज आए, जहाँ हर्ष ने बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। हर्ष के आदेश से भास्कर वर्मन वेनसांग को लेकर कन्नौज पहुंचा, जहाँ चीनी विद्वान के पांडित्य का आदर हुआ। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने बहुत दान पुण्य किया। इस प्रकार लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहकर इस देश से बहुत से धर्म ग्रंथों को लेकर वेनसांग 645 ईस्वी में उत्तर पश्चिम के स्थल मार्ग से चीन लौट गया। चीन लौटकर उसने अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवादित करने में व्यतीत किया। उसने कुल 74 ग्रंथों का अनुवाद किया। 669 ईस्वी में वेनसांग की मृत्यु हो गई। पश्चिम चीन में सियान नामक स्थान पर उसकी समाधि आज तक विद्यमान है। उसकी समाधि पर यह अंकित है कि यह महापुरुष उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब दिशाओं में गया। वहाँ के दुर्गम मार्गों को उसने सुगम कर दिया ताकि बाद में यात्रियों को उन पर आने जाने में कठिनाई न हो। वेनसांग लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही अनुशीलन नहीं किया, अपितु देश में सामाजिक रीति रिवाज, ऐतिहासिक अनुश्रुति आदि को गंभीरता से अध्ययन किया। फाहियान की भांति उसने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य बातों की अपेक्षा नहीं की। उसने अपने भारत का यात्रा का वृत्तांत इस पुस्तक के रूप में लिखा। सीयू की पश्चिम जगत का वर्णन कहा जाता है। वेनसांग का यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने इस देश के जीवन के सभी पहलुओं को भलीभांति वर्णन किया। यही कारण है कि 7वीं शताब्दी में भारत के भलीभांति समझने के लिए विश्वकोश का काम देता है। इसलिए इस पुस्तक को ऐतिहासिक महत्व का प्रकाश डालते हुए स्मिथ ने ज्ञान का प्रामाणिक कोश की संज्ञा दी है। इस ग्रंथ में हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। तो वेनसांग का ये वर्णन है और इसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियों की जानकारी दी है और इसने सीयू की नामक ग्रंथ लिखा। वेनसांग ने हर्ष के व्यक्तिगत जीवन और उसके सुव्यवस्थित प्रशासन से बड़ा प्रभावित था। अतः वेनसांग लिखता है कि राजा के लिए दिन का विस्तार उसके कार्य
के लिए सर्वथा स्वल्प है। उसने समय को 3 भागों में बांट रखा था, जिसमें एक भाग में वह राज्य का कार्य करता था, शेष 2 भागों में धार्मिक कार्य। वह अथक परिश्रमी जन सेवा में खाना पीना सोना तक भूल जाता था। सम्राट अपने कर्मचारियों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण करता था, अपराधियों को दंडित करने, भलों को पुरस्कृत करने के लिए स्थान स्थान की यात्रा किया करता था। अपनी इस पर्यवेक्षण यात्रा में देश प्रजा के निकट संपर्क में आता, सम्राट के शासन कार्य में मंत्री परिषद की सहायता करती थी। वेन्सांग एक स्थान पर लिखता है कि राज्य के ऊपर शासन एक मंत्रिमंडल है। हर्ष का शासनकाल उदार सिद्धांतों पर आधारित है। लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। जनता पर बड़े हल्के कर लगाए जाते थे। लोग बलात् बेगार नहीं ली जाती थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि का था, जो साधारणतः उपज का छठा भाग लिया जाता था। किसान अपनी सुविधा अनुसार लगान या नगद अनाज के रूप में दे सकते थे। राज्य की आय का मुख्य रूप से 4 मदों पर खर्च की जाती थी: सार्वजनिक कार्य, पदाधिकारियों का वेतन, विद्वानों को पुरस्कार, वृत्ति, दान, पुण्यादि धार्मिक कार्य। धर्ष का दंड विधान कठोर था तथा सरकारी नियमों का उल्लंघन कम होता था। कानून के विरुद्ध आचरण तथा राजद्रोह साधारण दंड आजीवन कैद था। यद्यपि अभियुक्त शारीरिक यंत्रणा नहीं पाते थे, परंतु उन्हें समाज का अंग नहीं समझा जाता था। सामाजिक आचार के विरुद्ध अपराध था अविश्वसनीय आचरण और व्यभिचार का दंड नाक, कान, हाथ, पैर काट लेना अथवा अपराधी को देश निष्कासन या वनवास था। वेन्सांग लिखता है कि क्योंकि सरकारी शासन ईमानदारी से होता था, प्रजा का पारस्परिक संबंध अच्छा था, इसलिए अपराधी वर्ग बहुत छोटा था, परंतु राजपथ और जलमार्ग सुरक्षित नहीं थे। लुटेरों का भय प्राय बना रहता था। स्वयं वेन्सांग अनेक बार उससे लूट गया था। वेन्सांग ने हर्ष की सैनिक शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने राज्य की सीमाएं बढ़ाकर हर्ष ने सेना की संख्या में वृद्धि की। गज सेना की संख्या में बढ़ाकर 60,000 अश्व सेना को 1 लाख कर दी। युद्ध में रथ का प्रयोग संभवतः उठ गया था। सामाजिक स्थिति। वेन्सांग की यात्रा वर्णन में तत्कालीन सामाजिक जीवन पर काफ़ी पड़ता है। गुप्त काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का पुनरुत्थान वही इसी काल में सामाजिक संगठन का आधार था। वेन्सांग के अनुसार उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों के अतिरिक्त 5वीं मिश्रित जाति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वेन्सांग यहाँ की जाति व्यवस्था की ठीक तरह समझ नहीं सका, इसलिए उसने संभवतः उपजातियों को मिश्रित जाति की संज्ञा दे दी है। वेन्सांग ने ब्राह्मण तथा क्षत्रियों की काफ़ी प्रशंसा की। उसने बताया कि ब्राह्मणों को समाज में सम्मानित स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण राज कार्य में भी भाग लेते थे। हर्ष के कुछ अमात्य ब्राह्मण थे। वेन्सांग के अनुसार भारत ब्राह्मण देश कहलाता था। क्षत्रियों के संबंध में वेन्सांग लिखता है कि वे सरल, निर्दोष, मितव्ययी जीवन व्यतीत करते थे। वैश्यों को वेन्सांग ने वाणिज्य व्यापार में लगा पाया। इस काल में शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया था। वे मुख्य रूप से खेती करते थे। अछूतों की संख्या में समाज में बहुत बड़ी थी, जिन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था। मिश्रित जातियों की उत्पत्ति अनुलोम प्रतिलोम विवाह से हुई। वैवाहिक संबंध प्राय सवर्ण लोगों में होते थे, किंतु अंतर्जातीय विवाह भी संभव थे। ऐसे विवाह 2 प्रकार के थे: अनुलोम विवाह, ऊंचे वर्ग का निचले वर्ण की कन्या से विवाह; प्रतिलोम विवाह, नीचे वर्ण के ऊंचे वर्ण की कन्या से विवाह। उत्तर भारत दक्षिण भारत के वैवाहिक नियमों कुछ भिन्नता थी। उत्तर भारत में मामा की कन्या के साथ विवाह करना अवैध माना जाता था, जबकि दक्षिण भारत में ये वैध समझा जाता था। समाज में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। वेन्सांग लिखता है कि स्त्रियां कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती, किंतु शूद्रों और निम्न श्रेणी के वैश्यों में स्त्रियों का पुनर्विवाह होता था। सती प्रथा प्रचलित थी। हर्ष की माता के पति की मृत्यु के पहले ही जलकर सती हो गई थी। जो विधवाएं जीवित रहती वे श्वेत वस्त्र रहते, बालों को एक वेणी बांधती थी। लड़कों की तरह लड़कियों को भी शिक्षा का प्रबंध था। वे साहित्य, संगीत, कला आदि में प्रवीण होती थी। हर्ष की बहन राजश्री सुशिक्षिता थी। उसने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध पंडित धर्म की दीक्षा ली थी। समाज में आधुनिक अर्थ में प्रथा प्रथा नहीं थी। राजश्री हर्ष के साथ दरबार में बैठकर राजसभा में भाग लेती थी। समाज में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता था। क्योंकि राजघराने को स्त्रियां पूर्णतः विलासिता और उपभोग की वस्तु समझी जाती। इसके विपरीत साधारण जनता का जीवन बिल्कुल सादा था। वेन्सांग के अनुसार कान्याकुब्ज नगर 5 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा था। प्राकृत और मानव दोनों साधनों सुरक्षित थे। उसका निर्माण सुंदर योजना के अनुसार होता। इसमें सुंदर उद्यान, निर्मल जलपूर्ण सरोवर थे। साधारण ग्रस्तों के आवास सादे किंतु स्वच्छ और सुखकर थे। नागरिक सभ्य और सुसंस्कृत थे। श्रीमंत लोग चिकने हल्के पीले वस्त्र पहनते थे। उनकी भाषा स्पष्ट और शुद्ध थी। देवों की भांति उनके भावों की अभिव्यक्ति सुसंगत शिष्ट थी। वेन्सांग विवरण से ज्ञात है कि लोग प्राय भोजन मांस का प्रयोग नहीं करते थे। लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता था। मिट्टी तथा कांच का बर्तन प्रयोग किया जाता था। घी, दूध, चीनी, मिश्री आदि
रोटी आदि के भोजन प्रधान अंग थे। गेहूँ तथा चावल जनसाधारण का भोजन था। संतानोत्पत्ति के लिए स्त्रियां विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती थी। पुत्रोत्पत्ति उत्सव का आयोजन किया जाता। हेनसांग 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कारों का उल्लेख करता है। शव दाह जल विलयन जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था। हेनसांग ने शतरंज और पासे का उल्लेख भी किया है। हेनसांग ने भारत के विभिन्न विनाशों से मनोरंजक प्रस्तुति दी है और लिखते हैं कश्मीर के लोग विश्वासघाती मथुरा विद्या नैतिक आचरण का सम्मान करते थे। स्थानीय के लोग व्यभिचार से थे। धार्मिक स्थिति में क्या बताता था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म। हेनसांग को देश में बौद्ध धर्म का प्रसार अत्यंत विस्तृत जान पड़ा। वास्तव में कौशाम्बी श्रावस्ती वैशाली आदि स्थानों में उनका हास हो चुका था। बौद्ध धर्म के मठ और विहार में जिसका अस्तित्व ग्रस्त लोगों के खानदान पर अवलंबित था। बौद्ध धर्म के मुख्य 2 संप्रदाय महायान और हीनयान थे। इसमें महायान संप्रदाय का विशेष प्रचार था। हेनसांग ने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों के अतिरिक्त 18 शाखाओं का भी वर्णन किया है। ब्राह्मण धर्म इस समय का सबसे व्यापक धर्म वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म था, जो क्रम से बौद्ध जैन धर्म आत्मसात करता जा रहा था। इन धर्म की प्रधानता के कारण संभवतः हेनसांग ने भारत को ब्राह्मण देश कहा है। हर्ष के साम्राज्य में प्रयाग और वाराणसी धर्म के मुख्य केंद्र थे। जैन और बौद्ध धर्म के भांति ब्राह्मण भी मूर्ति पूजक थे। देवता सूर्य शिव विष्णु की मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठित की गई थी, जहां उनकी पूजा होती थी। ब्राह्मण यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करते थे, गाय का आदर करते थे, अपनी समृद्धि के लिए अनेक अनुष्ठान करते थे। जैन धर्म हेनसांग को कांची में अनेक जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। हेनसांग के वृत्तांत के अनुसार जैन धर्म वैशाली पुंडवर्धन सम्राट को छोड़ देश के अन्य वर्गों में प्राय अभाव हो चला था। जैन धर्म की मुख्य 2 संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर अतिरिक्त कई उप विभागों में विभक्त थे। वैशाली पुंडवर्धन समतर दिगंबर संप्रदाय को बाहुलता थी। फिर भी उत्तर भारत में जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक रहा था। आर्थिक स्थिति यद्यपि लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था, किंतु औद्योगिक एवं वाणिज्य संबंधी उन्नति के कारण वैश्य वर्ग ने वाणिज्य और व्यापार को अपना व्यवसाय बना लिया। शूद्र बहुधा खेती करते थे। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने से कृषि की उपज किसी प्रकार कमी नहीं होती थी। हेनसांग ने उद्योगों की श्रेणियों का उल्लेख किया है। राज दरबार के विलासी जीवन के कारण उद्योगों का विकास होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय विदेशी व्यापार की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। बंगाल से में ताम्रलिप्त नामक एक बंदरगाह था। पाटलिपुत्र से उज्जैन होता हुआ एक राजमार्ग भड़ोस जाता था, जिससे काफ़ी व्यापार होता था। शिक्षा साहित्य कला हर्ष के समय भारतवर्ष अपनी विद्या ज्ञान साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। बाहर के लोग भी अपना ज्ञान पिपासा तृप्त करने के लिए भारत आते थे। वैदिक धर्मावलंबी बौद्धों सभी ने शिक्षा का काफ़ी प्रचार था। हेनसांग ने पश्चिम में कपिशा गांधार कोंकण पूर्व में बंगाल सूर्य अनेक बौद्ध विहार संग्राम देखे थे। विद्या शिक्षा के केंद्रों देश के शिक्षा केंद्रों में नालंदा महाविहार विश्वविख्यात था, जिसको हर्ष प्रचुर आर्थिक सहायता प्रदान करता था। हेनसांग के वृत्तांत में नालंदा के विषय में वहाँ की व्यवस्था शिक्षकों विद्यार्थियों शिक्षा पद्धति आदि के बारे में पता चलता है। हेनसांग के अनुसार यहाँ आचार्यों की कुल संख्या 1000, छात्रों की कुल संख्या 10,000 थी। यहाँ के आचार्य चरित्र विचार आचरण महाविहार के छात्रों को भोजन मुख्य रूप से चावल दिया जाता था। उसके साथ ही निश्चित परिमाण में प्रतिमा तेल अन्य खाद्य सामग्री दी जाती थी। तो ये था इनका नालंदा मुख्य यहाँ का विद्या का विहार माना जाता है। हर्ष उसको दान दिया करता था। महाविहार के नियम अत्यधिक कठोर, जिनका अनुसरण करने पर सभी अनिवार्य था। महाविहार में प्रवेश प्राप्त करना आसानी था। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश द्वार पर ही एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, जो द्वार पंडित द्वारा संपन्न होती थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना बड़ा कठिन था, जैसा कि हेनसांग के 10 में से 7 विद्यार्थी इस प्रवेश में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। जो विद्यार्थी प्रवेश पाए तो उसे महाविहार से अत्यधिक श्रम करना पड़ता था। हेनसांग लिखता कठिन श्रम से उपकर अनेक विद्यार्थी प्रवेश करना बाद निराश और परास्त हो जाते थे, किंतु धैर्यपूर्वक रह जाते थे। उनके ज्ञान अत्यधिक विकसित होता था। उनके ज्ञान पांडित्य सर्वत्र होता था। हर्षकाल में अनेक काव्य आख्यायिका कथा दर्शन धर्म विस्तार गणित ज्योतिषी ग्रंथ लिखे गए। हर्ष स्वयं अच्छा लेखक था। विद्वानों का आश्चर्य रहता था। रचित ग्रंथों में हर्ष ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका।
हर्ष के राजकवियों में बाण का नाम विशेष था। बाण के रचित ग्रंथों में हर्षचरित व कादम्बरी का अमर ग्रंथ है। चंडी शतक व पार्वती परिणय ग्रंथों का रचयिता भी माना जाता है। हर्ष के दरबार में मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मतंग, दिवाकर आदि कवि थे। हिंसांग ने हर्ष के कालीन कालों को बड़ी प्रशंसा की है। नालंदा के मठों, विहारों, सुंदरता को प्रशंसनीय बताया है। भगवान बुद्ध को 8 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति बड़ी सराहना की है। मध्य प्रदेश के रामपुर में सिरपुर लक्ष्मण मंदिर, शाहबाद के भभुआ पर मुंडेश्वरी का मंदिर, हर्षकालीन भवन निर्माण सुंदर नमूने हैं। तो इससे कहता था कि यात्रा का बड़ा महत्व है, उसकी यात्रा से प्राचीन इतिहास का महत्व बड़ा ही बढ़ जाता है। तो उसका नाम बड़ी